स्टार्ट हो गया। सभी को बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं विनय तिवारी। मेरा यूट्यूब चैनल है विनय तिवारी 7980 के नाम से चल रहा है। तो जैसा कि आज पिछले दिनों हमने दुर्गा पूजा भव्य पंडालों के विषय में जाना कि दुर्गा पूजा के महत्व क्या थे और विसर्जन के विषय में जाना, तो आज हम आप लोगों के बीच में एक नया विषय लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण। बढ़ती हुई इस वैश्विक जगत में पर्यावरण की भूमिका क्या है और पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण के कैसे प्रदूषित हो रहा है, उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे और नए कुछ ऐसे विचार रखेंगे कि किससे कैसे हम अपने कर्तव्यों को निर्वहन करके पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो जैसा कि पर्यावरण का विषय है, तो पर्यावरण सर्वप्रथम जानना आवश्यक है कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से जो घिरा हुआ, पर्यावरण का मतलब होता है कि जो चारों ओर से हमारे घिरा हुआ जो है वायुमंडल है या फिर जो जैवमंडल है या फिर जितने भी मंडल हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, आसपास जहाँ पर हम रहते हैं, ऐसे अनेक विषयों पर जो अवयव हैं उनमें घटकों के बारे में जानना ही हमें पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण एक ऐसा प्रमुख विषय है या ऐसा मुद्दा है कि जिस पर हम लोग खूब कार्यक्रम भी करते हैं और कार्यक्रम के साथ हम रैलियां, ढेर सारे आयोजन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उस सिर्फ वो कार्यक्रम तक ही सीमित रह जाता है। जब हमारा दायित्व आता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, तो हम ज़्यादा कुछ विशेष कर नहीं पाते। तो हमारा एकमात्र इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के विषय में क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, तो इस विषय पर हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण ने हम आपको एक प्रश्न था पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण के आगे मैं बात करूं तो पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। पर्यावरण का प्रमुख प्रकार प्रथम तो है कि मृदा, ठीक है, इसमें प्रदूषण में आता है एक मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण को हम कैसे, जैसे मृदा को कटाव ना हो, अधिक कटाव हो रहा है, बड़े पहाड़ों पे सीधे मिट्टियाँ कट के बह जा रही, कृषकों के जो किसान भाई हैं अपने, उनके मिट्टियाँ जो है धीरे धीरे कट के बह जाती हैं, तो कोई रोकथाम नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है काफ़ी खाद रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम और पॉलीथीन को मिट्टियों में फेंक रहे हैं, तो उसका कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उसको रिसाइकिल करके अपने मृदा को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, यह एक प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के एकमात्र सबसे बेहतर उपाय है, तो कहने का एक गोल्डन उपाय है कि सबसे पहले हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के साथ संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए, तो मिट्टी बहे ना, इसके लिए हम अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करें। उसके बाद एक जो किसान भाई हैं, इन लोगों का एक अपना दायित्व बनता है कि उसको हम कैसे कितनी कम से कम जो रासायनिक खादें हैं, उर्वरक हैं, यूरिया है, डीएपी है और ढेर सारे ऐसे खाद्य रसायन हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इतनी नुकसानदेह हैं, शायद हमारे हाथ पैर में छू जाती हैं, तो हमको कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम उसको डेली खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि किसान भाई और जो भी हमसे जुड़े सब्सक्राइबर हैं, हमारे क्या कहते हैं गाइज़ हैं, जो हमारे हमको देख रहे हैं, तो वो देख करके अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रयास करें कि, तो जैसे कि कुछ प्रयास करें ऐसा कि जो जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। एक लाइन है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ऐसी विचारधाराओं के साथ हमें किसान भाइयों को के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि किसान भाई हमें कैसे, तो कहेंगे कि हम जैसे उर्वरक का उपयोग ना करें, रासायनिक खादों का उपयोग ना करें, तो फिर करें क्या। तो हमारे पास जो है देशी खाद है, जैसे गोबर है, आप लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं तो
नहीं तो अब तो किराया मतलब पैसे देकर भी हम गोबर की खाद को एकत्रित कर सकते हैं। और जैसे फिर हुआ कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करें, तो कैसे उसके उपाय, उसका क्या उपाय है? तो जब आप बात करते हैं हरी खाद का उपयोग करेंगे, तो जैसे कि ढेर सारी फसलें हैं जो खाद के ही रूप में उपयोग होती हैं, तो उनका उपयोग करके हम कम जो है रासायनिक खादों का उपयोग कम कर सकते हैं। तो ये एक प्रमुख मुद्दा भी है, आप लोगों का दायित्व भी है, हम सब का है, साथ में हमारा भी है। तो इस विषय पे कि उर्वरक का हम कब क्या, फिर उसके अलावा हम रासायनिक खादों के बजाय हम जैविक खादों का उपयोग करें, इस गोबर का प्रयोग करें अधिक से अधिक। जब फिर लास्ट में होता है जब खेत जैसे कि पूरी तरह पक जाती है, फसल हमारी कट जाती है, तो उसके बाद पराली बचती है। तो पराली को हम क्या करें? हम लोग जला देते हैं। जलाने से कितनी पर्यावरण प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण फैलता है, समाज में इतना अधिक फैलता है कि जो कहने के योग्य नहीं है। आप सब भी जानते हैं कि तो उसको जलाने के बजाय हम पानी भर दें, उसमें पानी के बाद जो है वो उसको सड़ा दें, तो एक जैविक खाद बन जाएगी। तो ऐसा मृदा को बचाने के लिए एक ये विषय रहा। दूसरी चीज़ हमने बताया कि उसके बाद वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में हम आपकी अगर चर्चा करें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, तो हमें ऑक्सीजन के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हमने बताया कि गोल्डन एक उपाय है कि सबको वृक्षारोपण करना चाहिए जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमें दें। आप पीपल का वृक्ष लगाइए, आप बरगद का वृक्ष लगाइए, आप और वृक्ष तो बहुत लग रहे हैं। प्रत्येक पर्यावरण दिवस को 5 जून को हम ढेर सारे वृक्षों का रोपण करते हैं, लेकिन उसका संवर्धन नहीं करते। तो हमें वृक्ष मित्र के माध्यम से ऐसा कुछ एक उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे वायु में एक जो कहें कि शुद्ध हवा है, शुद्ध वायु है और ऑक्सीजन हमें निःशुल्क मिलती है, लेकिन हमें उसको बचाने का कार्य हम सब का है, हमारा नैतिक दायित्व है। तो इस हमें वायु को शुद्ध रखना है। धुआं जैसे कि बात हमने पराली की बात आई, तो पराली को कम पराली जलाना नहीं है। तो वायु प्रदूषण एक ऐसा विषय करके, ऐसी ढेर सारे उपाय करके हम पर्यावरण वायु प्रदूषण के उस प्रतिक्रिया को, जो हमारी क्षमता है उसको बनाए रख सकते हैं, जो न्यूनतम एवरेज है उसको बनाए रख सकते हैं। तो और फिर आता है कि मैं वायु प्रदूषण और भी कारण हैं। तो सर्वप्रथम यही है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उसके बाद जो है उनके वृक्षों को संरक्षण देंगे, तो हमारा हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। अभी आप लोगों ने कोरोना काल में देखा कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए कमी पड़ जा रही थी, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, लोग मर जा रहे थे। काफ़ी भारी संख्या में हम लोगों ने भी प्रयास करके, लोगों से मिल के, कहलवा के लोगों की मदद करने का प्रयास किया था। तो ये है कि ऐसे ही अगर भविष्य आने वाला कल हमारा बहुत खतरे में है। मैं खुद लोग कहते हैं कि आप कमाते किसके लिए हैं? तो होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ और अपने साथ में मैं भी खुश हूँ। तो अपने बच्चों के लिए कुछ संजो के रखिए। फिर आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें तो लोग बड़े बड़े स्थानों पे आप देखे होंगे कि जैसे कंपनियों की बात कर लें, आप सबसे यही निवेदन है कि धीरे धीरे हमें ऐसा क्या करें कि जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए कैसे इसको कम करें। रैली भी निकाल सकते हैं, जागरूकता रैली भी निकाल सकते हैं और समाज में संगोष्ठी भी कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे कम करें। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम सब का कर्तव्य है। पूरे इस वैश्विक जगत में जो प्रत्येक नागरिक हैं, प्रत्येक का एक हिस्सा है। जैसे 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो भारत में 1/140 हमारा हिस्सा है। तो हम सब का कर्तव्य है कि पर्यावरण को कैसे हम कम करें। तो इस विषय पे आप सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम अपने आप स्वतः ही बढ़ जाएगा। तो हमें इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है, हम सबको सजग होने की ज़रूरत है। आप सबका इस विषय पे चिंतन और गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो। तो आप सब हमारे इस वीडियो को
आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आगे देते रहेंगे, हम यही अपेक्षा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कंपनियों की बात कर लें तो वहाँ के सीधे कचरे सीधे नदियों में जा रहे हैं, नदियों से समुद्र में जा रहे हैं। धीरे धीरे एक समय आएगा कि हमें पीने योग्य पानी भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत न्यूनतम संख्या में हमारे समय जो हमारे पास न्यूनतम जल है जो पीने योग्य है, बाकी सब समुद्री जल है, तो वो जो पीने योग्य नहीं रहता है। तो हमें जल को, फिर दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हमारे घर में वाशरूम है, वाशरूम में ठीक है आपके पानी चल रहा है, बह रहा है, मोटर ऑन हो गया तो मोटर चल ही रहा है, उसके लिए हम एक ऐसा उपाय कर सकते हैं। 150 रुपये की खर्चे हैं आते हैं, उसके लिए एक अलार्म लगता है जो आपके टंकी पे लग जाएगा और नीचे आवाज़ आएगी कि पानी भर गया है, पानी भर गया। ऐसा कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े पब्लिक प्लेस पे आप जाएंगे तो टोटी ख़राब है, पानी टपक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। 10, 20, 50 रुपये खर्च करके हम अपने इस मुहिम को, अपने इस अपने आने वाली पीढ़ी को के लिए हम जल संचयित कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। तो और तीसरी बात है, टोटी पता चली कि ऑन है तो ऑन ही है, चल रही है। तो ऐसा जल को हम कैसे बचा सकते हैं, कम से कम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कपड़ा धुलने का है तो कपड़ा धुल रहा है तो वॉशिंग मशीन आ गई है, तो वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डाल के सारा पानी बह रहा है, तो उसमें जितना अधिक से अधिक डिटर्जेंट डाल सकते हैं। अब तो वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक आ गई है, तो वो कहने का ये है कि जितनी आवश्यकता है मैं उतना से थोड़ा सा प्रयास करूं कि कम करूं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी खुशमय रहे। चौथा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है डीजे का। डीजे कितना आने वाले युवा के लिए कितना खतरनाक है। हमें कहते हैं ना कि एक न्यूनतम डेसिबल होता है, उस डेसिबल के आगे जब अगर आवाज़ ध्वनि प्रदूषित होने लगी, इस गूंजने लगी समाज में, तो कितना भयंकर होता है। अगर उस डेसिबल के जब बाहर आएंगे तो कभी कान का पर्दा फट जाता है, कभी आपकी मस्तिष्क की जो नसें हैं फट जाती हैं, कभी हृदय आघात हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में हमारे आने वाली पीढ़ियां सुखमय हों। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के डीजे पे मैं बात कर रहा था, तो डीजे एक ऐसा प्रमुख विषय है कि जो युवा तो खूब पसंद करते हैं, लेकिन दुखता सबको है, दर्द सबको होता है कि क्या मुझे आपस में खड़े रहेंगे, बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन डांस करने के चक्कर में हम डीजे को फुल जितने उसकी क्षमता है उसकी क्षमता से अधिक बजाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है हमें ध्वनि की ज़रूरत है, मनोरंजन की ज़रूरत है, तो हम कम ध्वनि पे जितना सुंदर आवाज़ को सुन सकते हैं उसमें आप नहीं सुन सकते। तो एक डीजे हुआ, और साथ में आप कंपनियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखे होंगे कि अगर वो पब्लिक प्लेस पे कंपनियां लगा दी जाएं तो आने वाला दिन वो पब्लिक के लिए खतरनाक साबित होता है। इसीलिए प्रयास जो क्या कहते हैं पोल्यूशन बोर्ड होता है, उनका एक सर्टिफिकेट होता है, तभी जारी किया जाता है। सब कुछ जब आपका वेरीफाई हो जाता है कि वो ध्वनि के लिए जितना डेसिबल 80 डेसिबल, 80 से कम डेसिबल, 70 डेसिबल, 60 डेसिबल से कम है, जो एक न्यूनतम संख्या होती है उससे उस डेसिबल से कम है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप और पब्लिक प्लेस पर नहीं हैं। तो इस ऐसी योजना की जाती है कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। जहाँ समाज रह रहा है, जहाँ लोग रह रहे हैं, उससे मीलों दूर हम कंपनियों का विकास करेंगे। तो ऐसे हमें पोल्यूशन बोर्ड को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्वनि हम ऐसे भी रोक सकते हैं। फिर रोकथाम का विषय हो गया। उसके बाद 5वां है नाभिकीय प्रदूषण। तो जैसे हमें आपकी बात करें कि और नाभिकीय प्रदूषण को हम कैसे रोकेंगे, एक यह भी प्रमुख विषय रहा है। तो हमें जैसे कंपनियों के बड़े बड़े कचरे होते हैं उसको रिसाइकिल अगर नहीं किया जा रहा है, सीधे फेंक दिया जा रहा है समाज में, तो कहीं ना कहीं आने वाला कल जो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। आने वाला समय हमारे लिए बहुत कष्टमय होगा। आने वाली पीढ़ी हमारी आगे कुछ जीवन में कर नहीं पाएगी। तो ये एक विषय है नाभिकीय प्रदूषण के विषय में कि हमें कंपनियों वाला निकलने वाला कचरा। तो एक प्रमुख और विषय है ई कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। इसको लोग हमें, जैसे घर में जितने लोग हैं उनके पास सबके पास मोबाइल है। मोबाइल
का यूज ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया तो हम ऐसे फेंक देंगे, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ रसायनों के द्वारा कुछ कंपनियां भी रिसाइकिल करती हैं उनको। और जैसे हॉस्पिटलों में है कि उनके जो इंजेक्शन नीडल वगैरह होती हैं और ढेर सारे क्या कहते हैं यूज़ में उनके बॉटल वगैरह हैं, तो उनको हम कैसे रिसाइकिल करें कि वो, और हमारे यहाँ मान लीजिए टीवी है ख़राब हो गई तो ऐसे रखी है, धीरे धीरे वो बढ़ ही तो रहा है ना। तो हमें रिसाइकिल करके उसको कम करके समाज में उसकी जो गंदगी है हम कैसे कम करें। तो ई कचरा भविष्य में एक कैंसर की तरह काम करने वाला है कि आने वाला कल हमारे लिए घातक साबित होगा। तो और हमने लगभग प्रमुख सब मुद्दों पे बात कर लिया।